Hello students, welcome back. So in the series of pair of linear equations, today we are going to discuss another method for simplifying the pair of linear equations. So till now in previous videos we have discussed graphical method, we have discussed elimination by substitution and elimination by equating the coefficients. So all these methods we have discussed already. Now you can say this one is the last method for simplifying the pair of linear equations. एंड बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को इस मेथड को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती, बट जब आप इसको स्टडी करेंगे, आप इसको देखेंगे आज कि कितनी आसानी से हम कुछ स्टेप्स को यूज़ करके इस मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सपोज दैट यू आर सॉल्विंग एनी वर्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ पर आपके पास कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करके ही प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है. यू कैन यूज़ एनी वन मेथड, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए. इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका आंसर करेक्ट हो और आपको टाइम भी मिनिमम लगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कुछ बेसिक स्टेप यूज़ करेंगे और उन बेसिक स्टेप की हेल्प से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो सबसे पहले इसमें आपका जो स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को क्रिएट करेंगे या फिर हमें जो इक्वेशन गिवन है उन्हें हम राइट डाउन कर लेंगे. नाउ क्रिएट हम इक्वेशंस को क्यों करेंगे? सपोज दैट वी आर सॉल्विंग एनी वर्ड प्रॉब्लम. तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो इन दैट केस फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द इक्वेशंस. जो भी आपको कंडीशन गिवन है या जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनकी हेल्प से सबसे पहले आप यहाँ पर पेयर क्रिएट करेंगे लीनियर इक्वेशंस का. और अगर आप डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इक्वेशंस गिवन होंगे क्वेश्चन में, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे. सो सबसे पहला स्टेप वी हैव टू जनरेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्लियर? तो दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पर लिख लिया है. नाउ आफ्टर दैट सेकंड स्टेप, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस मेथड. आप इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया देन यू कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग दिस वन मेथड. इस मेथड को यूज़ करके आप कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशन यहाँ पर गिवन है. क्लियर? तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम, जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ दिस वन डायग्राम. अगर आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं माना जाएगा. सो सबसे पहले आपको ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना होता है. कैसे इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर आपने जो वेरिएबल एज्यूम किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई, तो यहाँ पर आप एक्स लिखेंगे, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे 1. क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पर जो आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से सेपरेटली a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू सेपरेटली लिख लेंगे दोनों इक्वेशन का यूज़ करके. जब सारी वैल्यूज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, सो जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्टली इन वैल्यू को पुट करेंगे. तो वैल्यू पुट करते समय हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग किससे करेंगे. यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे b1 का और b2 का बिलो x, एंड आफ्टर दैट b के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे c1 एंड c2. c के बाद हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे a1 एंड a2, एंड देन उसके बाद b1 एंड b2. ये मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन ऑल्सो से दैट दिस वन इज द ट्रिक जनरेटेड इन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप एज ए ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. सो जब आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेंगे, आप यहाँ पर ये एरोज ड्रॉ करेंगे, एंड ड्यू टू दीज एरोज, इन एरो की वजह से ही हम इन एरो के डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसी मल्टीप्लाई की वजह से जो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये आपका जो मेथड है दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इन वैल्यू को नोट डाउन करने के बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ आपने यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी है b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 एंड b2 अगेन, तो ये आपके प्लेस फिक्स होंगे, ये आपके चेंज नहीं होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ये आपका जो डायग्राम है दैट विल बी फिक्स. ये आपका डायग्राम सभी क्वेश्चन के लिए फिक्स रहेगा. तो बहुत ईजी मेथड है. हम यहाँ पर x y और 1 को लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेंगे, जो भी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा b1 b2 का, c1 c2 का, a1 a2 का और b1 b2 का अगेन. नाउ आफ्टर दैट इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के नीचे जो आपके यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो कैसे इसको लिखेंगे? हमने यहाँ पर x लिख दिया है. देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 का c2 के साथ. सो दिस कैन बी रिटन एज b1 इंटू c2, माइनस साइन यहाँ पर लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे b2 का c1 के साथ. सो दिस कैन बी रिटन एज b2 c1. तो माइनस साइन यहाँ पर आएगा और जो यहाँ पर आपके क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे.
कौन सा मल्टीप्लाई हम पहले लेंगे इसका भी ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर ये वाला जो एरो है जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो आ रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात का, अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड जो एरो आ रहा है, सबसे पहले इस एरो के लिए जो आपके मल्टीप्लाई हैं, या फिर आप ये भी कह सकते कि आप सारे केसेस में ही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो एरो आपका अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, पहले उन टर्म का मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। देन आफ्टर दैट जो आपका एरो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया v1c2 माइनस ऑफ v2c1, ये आपका x का डिनोमिनेटर आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर y के लिए भी डिनोमिनेटर फाइंड कर सकते हैं। तो y के लिए डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1a2 माइनस ऑफ c2a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और 1 के डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इस एरो का वैल्यू लिखेंगे a1b2 माइनस ऑफ a2b1, और यहाँ पर आपने जो वैल्यूज लिखी हैं इन सबको आप इक्वल साइन से इक्वेट कर देंगे यहाँ पर। सो आफ्टर दैट जब आप इस टर्म को लिख लेंगे, इसके बाद बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स दिस टर्म इज इक्वलेंट टू दिस वन, तो यहाँ पर आपका 1 वैल्यू है, तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे सो ये जो आपका x का डिनोमिनेटर है दैट विल बिकम द न्यूमरेटर ऑफ दिस टर्म। तो जब आप यहाँ पर इस टर्म को, ये जो आपका यहाँ पर x का डिनोमिनेटर है, इसको जब आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 1 के न्यूमरेटर के साथ, तो ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये v1c2 माइनस v2c1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू v1c2 माइनस ऑफ v2c1 ओवर a1b2 माइनस a2b1। सिमिलरली हम यहाँ पर y का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, इस टर्म को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड ओवर a1a2 माइनस a1b2 माइनस ऑफ a2b1। तो अगर आप ध्यान से देखें ये फॉर्मूले हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं व्हेन वी हैव डिस्कस्ड मेथड ऑफ सॉल्युबिलिटी और मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी। जो हमने यहाँ पर कंसिस्टेंसी डिफाइन करा था या सॉल्युबिलिटी डिफाइन करा था इक्वेशंस के लिए, वहाँ पर भी हमने ये दोनों फॉर्मूले स्टडी करे थे, इन दोनों फॉर्मूलों को हमने डिवाइड करा था, बट वहाँ पर हमने x और y का वैल्यू कोएफिशिएंट को इक्वल करके फाइंड करा था। तो अल्टीमेटली जो x और y का वैल्यू है दैट कैन नॉट बी चेंज, वो तो आपका फिक्स ही रहेगा, बस आप इसको फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे दे विल बी वेरीड। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको कोई फॉर्मूला भी लर्न नहीं करना है, सिंपल थिंग, बस इतना आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करना है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर दिस मेथड। इसको अगर आपने याद कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई प्रॉपर से करा है तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसके बाद इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स और वैल्यू का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा ना। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना होगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका a1b2 है माइनस a2b1, एक्स और वाई के लिए जो दोनों आपके डिनोमिनेटर हैं, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं 1 के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है, वो आपका इनके मल्टीप्लाई का जो डिफरेंस होगा दैट कांट बी जीरो, वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो फिर ऑफकोर्स एक्स और वाई का वैल्यू दोनों के दोनों आपके अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाएंगे। सो विच इज़ नॉट फिजिबल फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1 it must be non-zero, then only we can properly use this one method for simplifying the given question. क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फंडामेंटल यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, एंड इन दिस एग्जाम्पल ऑफ कोर्स यू हैव गिवन द इक्वेशंस, यू डोंट हैव टू क्रिएट द इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन क्रिएट नहीं करने, इक्वेशन आपको गिवन है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके आपको अपना प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना है। सो देखिए कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ इक्वेशन गिवन है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर गिवन इक्वेशंस। आपको जो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है उनमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो 1 बाय 1 हम अपने स्टेप को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करेंगे, यहाँ पर दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को देखें, स्टेप 1 के बाद हमने आपको मेथड में क्या बताया था, यहाँ पर आप इन दोनों ही इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशंस मीन्स हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0, और इसको आप कंपेयर करेंगे a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0 से। सो व्हेन यू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, a1 का वैल्यू आपका ऑफ कोर्स 2 हो जाएगा, a2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, b1 का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -1 हो जाएगा,
B2 का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए C1 और C2 दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, दैट इज़ -3। तो हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर ली। नाउ दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि आपका C1 और C2 का वैल्यू डिफरेंट ही होगा, या आपका इक्वल भी हो सकता है, नो मैटर। हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन है हमने यहाँ पर उनको नोट डाउन कर लिया। दैन इसके बाद फिर हम ये आपका जो डायग्राम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, इस डायग्राम को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर x और y और 1 लिखा है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे क्या वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूले में हमने आपको बताया था डायग्राम में, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं B1 और B2। तो ध्यान से देखिए B1 का वैल्यू आपको कितना गिवन है यहाँ पर -1, तो -1 हमने यहाँ पर नोट डाउन किया, और B2 का वैल्यू आपको यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए B के बाद क्या आता है आपका C कोएफिशिएंट, तो C1 और C2 का वैल्यू नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर C1 C2 का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेम है, दैट इज़ -3। उसके बाद हम यहाँ पर A1 A2 का वैल्यू नोट डाउन करेंगे, तो A1 का वैल्यू आपको यहाँ पर 2 गिवन है, और A2 का वैल्यू आपको यहाँ पर 4 गिवन है। ओके, आफ्टर दैट फिर से हम यहाँ पर B1 और B2 का वैल्यू नोट डाउन करेंगे, सो दैट इज़ -1 एंड 1। सो इन वैल्यू को नोट डाउन करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कैसे होगा क्रॉस मल्टी। नाउ सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए x के डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 माइनस ऑफ -3, और y के डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा आपका -12 माइनस ऑफ -6 एंड 1/2 -4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर दिया है। सो x का डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू वाई का डिनोमिनेटर हो जाएगा -12 प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस वन इज +4। सो दिस कैन बी रिटन एज x/6 इज इक्वल टू y/-6 इज इक्वल टू 1/6। तो x का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर इस 6 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। सो x कम्स आउट 1 एंड y कम्स आउट -1। इस -6 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो y विल कम -6/6, सो दैट कम्स आउट -1। तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके डायरेक्टली इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। नाउ इस मेथड को हम वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और हमें अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, हम इस मेथड का यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को कंसीडर करा है। तो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखिए क्या गिवन है, यू हैव गिवन दैट the area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and the width is increased by 3 unit। कंडीशन क्या है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है और अगर हम उसका लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं और विड्थ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट एरिया है उसमें आपका 9 यूनिट का रिडक्शन आता है। क्लियर। सेकंड कंडीशन यू हैव गिवन इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, हमने लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया है एंड विड्थ को हमने 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया है, तो जो आपका ओवरऑल एरिया है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। आपका जो एरिया में इंक्रीमेंट होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट, 67 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एरिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टेप फर्स्ट को यूटिलाइज करेंगे। स्टेप फर्स्ट आपका क्या होता है कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट की हेल्प से या जो कंडीशन हमें गिवन है उसकी हेल्प से यहाँ पर इक्वेशन को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल है उसका लेंथ और विड्थ को एज्यूम कर लेंगे। सो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड विड्थ इज y। हमने रेक्टेंगुलर एरिया का जो लेंथ है दैट इज एज्यूम्ड एज x और विड्थ को हमने y एज्यूम कर लिया है। तो ऑफकोर्स आपका एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा x y स्क्वायर यूनिट, लेंथ इंटू विड्थ स्क्वायर यूनिट। हम यहाँ पर स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका यूनिट होगा दैट इज हेक्टोमीटर और यू कैन से एयर और यू कैन से मीटर, जो भी आपका यूनिट होगा तो उसको हम लिख देंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपका लेंथ और विड्थ मीटर में है तो हम इसको क्या लिख देंगे एक्स वाई मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। सो जो भी यूनिट हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको लिख देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है कि अगर हम लेंथ को यहाँ पर 5 यूनिट इंक्रीज करते हैं और विड्थ को 3 यूनिट, सॉरी लेंथ को हम 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं और विड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर देंगे और विड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देंगे और फिर इसके बाद अगर हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपका एरिया कितना हो जाएगा 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आपका जो ओरिजिनल एरिया हमने एज्यूम करा है दैट इज एक्स वाई। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया और विड्थ को
3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। देन उसके बाद इन दोनों डायमेंशन का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका एरिया आएगा वो क्या होगा, आपका 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। सो ओरिजिनल एरिया आपका एक्स वाई है, इससे हमने 9 स्क्वायर मीटर को रिड्यूस कर दिया, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा है, एक्स का वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज एक्स वाई, एक्स का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस ऑफ 3x, -5 का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई, -5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो ये आपका जो एक्स वाई है ये तो दोनों साइड से आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा। सो द इक्वेशन बिकम 3x माइनस 5y, और ये जो आपका -9 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -15 + 9 होगा आपका -6। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जनरेट कर लिया है, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दैट हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज गिवन यू हैव इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। हमने लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करा है और विड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज करा है। सो द एरिया इज इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट। सो अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट, सो दिस विल बिकम x प्लस 3, विड्थ को इंक्रीज करेंगे 2 यूनिट, सो इट इज़ y प्लस 2। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एरिया होगा वो आपका कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67। सो रिजल्टेंट एरिया आपका कितना आ रहा है, एक्स वाई प्लस 67। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के जो वैल्यूज हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम एक्स वाई प्लस ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ना यहाँ पर भी आपका एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल्ड आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट 2x प्लस 3y, और ये 67 जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल बिकम -67 प्लस 6 दैट कम्स आउट माइनस ऑफ 61। तो सेकंड इक्वेशन आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद हम देख रहे हैं हमने दोनों इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपका कंपलसरी डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया है x, y और 1, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम किसका वैल्यू लिखेंगे, ऑफकोर्स हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे v1 v2 का। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा -5, और c1 का वैल्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा -6। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो a2 आपका हो जाएगा, यहाँ पर a2 का वैल्यू देखिए 2 हो जाएगा, b2 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और c2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -61। तो अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे v1 और v2 का वैल्यू, तो v1 का वैल्यू यहाँ पर -5 है और v2 का वैल्यू 3 है। यहाँ पर हम c1 c2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ऑफकोर्स c1 का वैल्यू है -6, c2 का वैल्यू है -61। देन इसके बाद a1 a2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सो ऑफकोर्स a1 इज गिवन एज 3, a2 इज 2। देन फिर से हम यहाँ पर v1 v2 का वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज -5 एंड 3। इन सारी वैल्यू को लिखने के बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर x, y और 1 के लिए डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो x का डिनोमिनेटर हमें कैसे मिलेगा, -5 का -16 से मल्टीप्लाई करा, -3 का -6 से मल्टीप्लाई करा। y का डिनोमिनेटर कैसे मिलेगा, इज इक्वल टू y अपॉन क्या हो जाएगा -6 इंटू 2 माइनस ऑफ -61 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 का डिनोमिनेटर हम फाइंड करेंगे, तो 1 का डिनोमिनेटर कैसे मिलेगा 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू -5। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 61 5 305, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन का माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 305 प्लस 6 3 18। y का डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे, 6 2 12 -12 -61 इंटू 3 183 आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम प्लस ऑफ 183। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, दिस वन इज 9 एंड दिस इज 5 2 10, तो -10 इंटू माइनस दिस विल बिकम प्लस। सो दिस विल बिकम 305 प्लस 18 दैट इज 323, -12 में हम 183 को ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 171, और 10 प्लस 9 19। तो x ओवर 323 इज इक्वल टू वाई ओवर 171 इज इक्वल टू 1 ओवर 19। तो x का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑफकोर्स 323 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों टर्म आपके इक्वल हैं। सो x कम्स आउट 323 ओवर 19 दैट कम्स आउट 17। y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y ओवर 171 इज इक्वल टू 1 ओवर 19, तो 171 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, सो y कम्स आउट 171 ओवर 19, 171 को 19 से डिवाइड करा, y इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। बट अगेन हम फिर से वही बात कहेंगे कि हमें x और y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं करना था, क्योंकि हमने x और y का वैल्यू तो हमने एज्यूम करा था।
हमें यहाँ पर उसी फॉर्म में आंसर लिखना है जिस फॉर्म में हमसे पूछा गया है, एंड वी आस्क्ड दैट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने एज्यूम करा था x, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बिकम, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हमने कैसे फाइंड करा है, 323/19 दैट इज x इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 171/19 दैट इज y इज इक्वल टू 9। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स x, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17 यूनिट एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 यूनिट। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपने कितनी आसानी से यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लिया है। सो यू कैन से दिस वन इज द इजीएस्ट मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो यू कैन यूज दिस वन मेथड, ऑलवेज प्रेफर दिस वन मेथड। सो होप सो आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। सो कंटिन्यूसली आप सारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए।